कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंद्रू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करते हैं। चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। KGVK ने किसानों के बीच किया बत्तख वितरण। गर्मा धान के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत किस्म वंदना। अभी कद्दू फसल में नियमित सिंचाई है जरूरी। अब समाचार विस्तार से। फल और सब्जी फसलों के प्रसंस्करण के क्षेत्र में किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन चलाया जा रहा है। जो किसान इस नीति से लाभ उठाना चाहते हैं वो संबद्ध विभाग से संपर्क करके विस्तृत जानकारी हासिल कर आवेदन कर सकते हैं। KGVK और एक्सिस बैंक फाउंडेशन की ओर से सरायकेला, पतरातू, बुंडू, ओरमांझी, बुड़मू, नामकुम और पलामू के 600 परिवारों के बीच बत्तख का वितरण किया गया है। इन ग्रामीण परिवारों के बीच करीब 25,000 खाकी कैम्पबेल प्रजाति के बत्तख बांटी गई है। अब तक सरायकेला के 501 परिवार, पतरातू के 558, बुंडू के 332, ओरमांझी के 532, बुड़मू के 564, पलामू के 100 और नामकुम के 25 परिवारों को बत्तख दी गई है। सब्जी फसल कद्दू के उत्पादन पर तापमान और आर्द्रता का विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि तापमान 30 से 32 डिग्री से ज्यादा हो तो नियमित रूप से सिंचाई करते रहना चाहिए। इससे फूल नहीं झड़ता और पर्याप्त मात्रा में फल लगता है। जो किसान ग्रीष्मकालीन सब्जी फसलों में कद्दू की खेती कर रहे हैं वो लतर में लगने वाले फूलों के हिफाजत पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस मौसम में तापमान की अधिकता से फूल झड़ने का खतरा। जो किसान ग्रीष्मकालीन सब्जी फसलों में कद्दू की खेती कर रहे हैं वो लतर में लगने वाले फूलों की हिफाजत पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस मौसम में तापमान की अधिकता से फूल झड़ने का खतरा रहता है। किसान भाई को ये चीज ध्यान है कि जो कद्दू है, जो लतर वाली सब्जियां हैं, उसमें तापमान का बहुत ही, आर्द्रता का बहुत ही फर्क पड़ता है। अगर तापमान ज्यादा हो जाता है, कद्दू के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है 30 से 32 डिग्री। अगर तापमान 30 से 32 डिग्री से ऊपर होने लगता है तो लगा हुआ फूल झड़ने लगता है। तो किसान भाई को उस समय हम ये सलाह देना चाहेंगे कि किसान भाई, जिस समय आपका फूल झड़ने लगता है उस समय किसान भाई आप अपने खेतों को सिंचाई करें, जिससे हम लोग फल को रोक सकते हैं। राज्य के जो किसान गर्मा धान की खेती करना चाहते हैं वो अविलंब फसल लगा दे। किसान भाई इस फसल से अधिकाधिक पैदावार हासिल करने के लिए वंदना या IR 44 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई गर्मा धान की खेती करने जा रहे हैं तो उनके मन में ये समस्या आ रही होगी कि हम कौन सा किस्म धान की इस्तेमाल करें जो गर्मा धान में उपयुक्त होगी। मैं ज़्यादा नहीं 2-3 किस्में बताना चाहूँगा। एक वंदना का आप ज़रूर उपयोग करिए गर्मा धान के लिए। ये बहुत काफ़ी अच्छा करता है गर्मा धान में वंदना। और IR 64 जो कि बहुत पुरानी वैरायटी है, इसको भी किसान भाई चाहें तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गोड़ा धान का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें गर्मा धान में, क्योंकि इसका उपज क्षमता बहुत ही कम होता है। खरीफ का मौसम आने वाला है। धान की खेती में जुताई और कादो का काम करने के लिए किसान भाई बिरसा रीजर हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डेसीमिल प्रतिदिन है। आज जिस सफल किसान से हम मिलेंगे उनके लिए खेती सिर्फ रोजगार का साधन नहीं बल्कि मन को सुकून देने वाला काम है। यही वजह है कि ये अपने खेती बाड़ी से पूरे मनोयोग से जुड़े रहते हैं और उपज में अच्छा परिणाम पाते हैं। आज जो सफल किसान हमारे साथ हैं वो गुणी और काबिल शख्सियत हैं। ये रोजगार के तौर पर कोई भी कार्य क्षेत्र चुन सकते थे, क्योंकि शुरू से ही इनका लगाव खेती की ओर रहा है और इनकी परवरिश भी इसी माहौल में हुई है, इसलिए खेती बाड़ी से इनका आत्मीय संबंध है। और यहाँ पर 20 डिसमिल में हम लौकी लगाए हुए हैं
और इसका मल्चिंग में हम इसको फर्स्ट नवंबर में लगाए हैं और अभी बाज़ार में इसका तोड़ाई शुरू हो चुका है। बाज़ार हम ले जा रहे हैं, अभी 10 रुपये केजी के में हम इसको बेच रहे हैं थोक में, और अब तक 3 कुंटल हम यहाँ से निकाल चुके हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2150 रुपए से 2250 रुपए। चावल मध्यम 2450 रुपए से 2550 रुपए। चावल उत्तम 3400 रुपए से 3500 रुपए। गेहूं 1800 रुपए से 1900 रुपए। चना 3300 रुपए से 3400 रुपए। दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए। दाल मसूर 4700 रुपए से 5100 रुपए। दाल चना 3900 रुपए से 4000 रुपए। सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए। चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए। आलू 1050 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। हमें पता है आपको इंतज़ार है जानकारी की, तो पिटारा खुलने ही वाला है। बस गंदरू भाई
इजाजत दे दे। बिल्कुल, आज हम किसान भाइयों को दलहनी फसलों के बारे में जानकारी देंगे। अच्छा। और अभी गर्मी का मौसम है बिल्कुल। और गर्मी के मौसम में गर्मा मूंग की खेती हमारे किसान भाई करते हैं। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो गर्मा मूंग की उन्नत खेती हम कैसे करें और उसके कौन से उन्नत प्रभेद हम लगाएं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके, इस विषय पर आज हम आप किसान भाइयों को जानकारी देने जा रहे बिल्कुल, हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी। तो आइए जानकारी ले लें फटाफट। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे गर्मा मूंग की उन्नत खेती एवं उसके उत्पादन के बारे में। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अरविंद मिश्रा। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है गर्मा मूंग की खेती, गर्मा मूंग की खेती कब और किस समय करना उचित होता है, इसके लिए किसान भाई किस प्रकार की तैयारी करें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसा कि अभी समय चल रहा है, इसके लिए ऐसे ज़मीन का चुनाव किया जाए जिसमें कि पानी न लगता हो और खेत की अच्छी गहरी जुताई होनी चाहिए। 2-3 जुताई करने के बाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 5 टन गोबर का खाद, जिसको कि फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, इसको मिला देनी चाहिए और पाटा चला के इसके बाद खेत की तैयारी पूरी हो जाती है। गर्मा मूंग के लिए SML 688 एक जो मूंग की प्रजाति है, ये इसका अलग से सिफारिश किया गया है, जो कि गर्मा मूंग के समय में बहुत इसका अच्छा उपज है। और इस जो ये प्रभेद है, ये हमारे झारखंड में काफ़ी इसका अच्छा खेती में उपयोग देखा गया है। तो हमारे किसान भाई ऐसे प्रभेद का चयन करें और इसकी तैयारी के लिए आपको 30 किलो प्रति हेक्टेयर के गर्मा मूंग के लिए आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और इसकी बुआई 30 से 10 सेंटीमीटर कतार से कतार और लाइन से लाइन की दूरी पर इसकी बुआई करनी चाहिए। और बुआई करने के समय के पहले ही खाद का भी प्रयोग किसान भाई को जानना चाहिए। और यदि मूंग की आप बात करें तो इसमें सल्फर जो एक तत्व है, इसका बड़ा ही महत्व है। इसलिए नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस के साथ साथ सल्फर का भी प्रयोग करना बहुत आवश्यक होगा। इसके लिए 25, 50, 25 और 20 के रूप में 10 किलो नाइट्रोजन, 88 किलो DAP और 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करने से हमारे किसान भाई को जितने पोषक तत्व की मूंग को ज़रूरत पड़ती है उसका भरपाई हो जाता है। इसके बाद बुआई के उपरांत इसमें 15 दिन पर पहली जो है कि निकाई गुड़ाई कर देनी चाहिए और दूसरी निकाई गुड़ाई 35 दिन पे होती है। और ऐसे में थोड़ा सा पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी और इससे सिंचाई कर देने से उत्पादन और बहुत अच्छा होगा। और इस गर्मा फसल में जब मूंग की आप खेती करते हैं तो इस समय ज़्यादा रोग और कीड़े का प्रकोप भी बहुत कम होता है। इससे किसान को उत्पादन अधिक मिलता है। 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से गर्मा मूंग का फसल का उत्पादन लिया जा सकता है। तो उनके लिए क्या बीजोपचार करना आवश्यक है और करनी होती है तो किस प्रकार करें? जरूर, गर्मा यदि मूंग की खेती करनी है तो बीजोपचार उनको जरूर करनी चाहिए। और बीजोपचार करने के लिए बेवेस्टिन एक रसायन है जिसका कि 2 ग्राम से 3 ग्राम बेवेस्टिन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उनको उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे कि जो जीवाणु रहित रोग हैं, जिससे कि जो सॉइल बाउंड इस टाइप के जो रोग हैं, इससे काफ़ी हद तक किसानों को इस रोग ना लगने की संभावना होती है। इसलिए बीजोपचार उनको अवश्य करनी चाहिए और इसमें बहुत कम खर्च में आप अपने फसल को एक सुरक्षा कवच चढ़ा देते हैं और इस तरह से बेवेस्टिन से बीजोपचार करके ही बुआई करनी चाहिए, जो फ़ायदेमंद होगा। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई मूंग की खेती कर रहे हैं, जिन्होंने खेत में बीजोपचार करने के बाद लगाया है, तो उन्हें सिंचाई की क्या आवश्यकता पड़ती है और किन किन बातों का वो ध्यान रखेंगे? बीजोपचार से जब बीजोपचार करते हैं आप, तो इससे आपको रासायनिक उर्वरक की बचत होती है। रासायनिक उर्वरक जितना आप
सिफारिश रासायनिक उर्वरक चाहिए उसमें 20 से 25% की आप कमी कर सकते हैं। चूँकि राइजोबियम कल्चर का प्रयोग हुआ है, इससे उस पौधे में नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का ताकत बढ़ जाता है, इसलिए रासायनिक उर्वरक का कमी करने के बावजूद भी फसल का उत्पादन अच्छा होता है। तो इससे किसान को कुल रासायनिक उर्वरक खरीदने में जितने पैसे की लागत लग रही थी उससे 20 से 25% लागत को वो कम कर सकते हैं। साथ ही साथ सिंचाई की बात आपने कही, तो सिंचाई तो पहले जितना लग रहा था सिंचाई उतनी ही लगेगी, लेकिन उत्पादन जरूर जो है ज़्यादा होगा, उत्पादन अधिक हो जाएगा। गर्मा मूंग की खेती में अधिक लाभ कमाने के लिए 15 दिन वाली जो निकाई गुड़ाई है उसको न भूलें। पहली निकाई गुड़ाई बहुत अति आवश्यक है और इस निकाई गुड़ाई करने के बाद उनको फसल का बढ़वार बहुत तेज़ी से होता है, जिससे कि बहुत उत्पादन अच्छा मिलने का उम्मीद और अधिक हो जाता है। इन बातों को यदि हमारे किसान भाई ध्यान में रखेंगे तो उन्हें अवश्य ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया जानकारी थी ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी थी, लेकिन एक जानकारी और हम अपने किसान भाइयों को देना चाहेंगे और वो जानकारी एक संदेश के माध्यम से। आइए देखते हैं। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। जी हाँ, गर्मी का मौसम है और पानी तो हमें बचाना ही है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल है तो कल है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो गंद्रू भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? कारू दादा आ रहे हैं या हमें उनके पास मिलने जाना है? कारू दादा नहीं, आज बुधना दादा की बात है। अच्छा, आज बुधना की बात है। तो क्या बुधना को खबर हो गई है? भाई, बुधना से मिलने आज हमको चलना पड़ेगा उसके पास। अच्छा, तो देर किस बात की? चलिए आइए। अरे बुधना! अरे बुधना, कहाँ भाई, कहाँ? आप ही लोग के पास जून जा रहे थे। हाँ, आइए रहे थे। अरे हम लोग कब से कार्यक्रम शुरू कर दिया, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम अभी तक पहुँचा ही नहीं। वो मेरा शुगर लोग को ना वो सुई वाला बीमारी हो गया था। क्या वाली बीमारी? सुई वाला बीमारी? ये क्या होता है? अजी, स्वाइन फीवर को कह रहे हैं। अरे ऐसे न कहो कि स्वाइन फीवर हो गया है तुम्हारा। सुई वाला बीमारी। देखो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। और किसान भाइयों, हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आप सूकर पालन कर रहे हैं और सूकरों में स्वाइन फीवर होने की संभावना अधिक रहती है, तो इससे आपको बचा करके उसे रखना होगा। लेकिन अगर स्वाइन फीवर हो जाए तो क्या करना है, कैसे उससे बचाव करना है, इन तमाम बातों की जानकारी हम आपको भी दे देते हैं। बिल्कुल, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण प्रसाद जी। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए विशेष जानकारी लेकर आए हैं बीमारी के बारे में। किसान भाई, जो हमारे किसान भाई पशुओं की देखरेख करते हैं, उनके अमूमन बात है कि बीमारी तो होती होगी, तो एक ख़ास तरह की बीमारी स्वाइन फीवर के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे, जिसकी अधिक और बेहतर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अरुण प्रसाद। सर, तो हमारे किसान भाइयों को बताइए जो कि पशु पालन करते हैं, तो स्वाइन फीवर होता क्या है, कैसी बीमारी है ये? मैं आपको बीमारी के बारे में बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पूरे झारखंड में ये सूअर पालन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन इधर करीब 15-20 साल से काफ़ी इसमें डेवलपमेंट हुआ है और अच्छे किसान इसमें बने हैं और अच्छा कमाई कर रहे हैं। इसमें बहुत अच्छा कमाई करना है। इवन रिक्शा चालन छोड़ करके लोगों ने सूअर व्यवसाय को व्यवसाय की तरह लिया है और अच्छा कार्य कर रहे हैं। बीमारी का जहाँ तक सवाल है, यह भी विषाणु जनित बीमारी है और स्वाइन फीवर वायरस से के चलते ये बीमारी होती है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये और किन किन तरह की पशुओं में हो सकता है? यह मुख्य रूप से केवल सूअर में ही होता है और सूअर हर उम्र के सूअर में हो सकता है। बच्चे से लेकर करके एडल्ट जो होते हैं सब में हो सकता है। केवल सूअर वाइल्ड हो या डोमेस्टिक
तो किसान जंगली हम लोग कहते हैं, जंगली और जो पाल के जिनको रखते हैं, हर तरह के सूअर में ये होता है। अब हमारे किसान भाइयों को डॉक्टर साहब बताइए कि ये जो स्वाइन फीवर के लक्षण है या फिर उस पशुओं को स्वाइन फीवर हो गया है, ये कैसे हमारे किसान भाई पता कर पाएंगे, उसके लक्षण क्या हो? एक बात मैं पहले तो मुख्य रूप से ये आती है बाहर से, हवा के थ्रू। अगर कहीं भी कोई इन्फेक्टेड है जानवर तो हवा के थ्रू, खाना पीना के थ्रू, पास्चर्स में जो लैंड होता है उसके थ्रू यह आपके फार्म में आता है। और एक बार अगर किसी भी जानवर को पूरे फार्म में, अगर सूअर के फार्म में 100 अगर सूअर हैं तो एक को भी अगर इन्फेक्शन ये पकड़ा तो समझ लीजिए कि क्लिनिकल साइंस सिम्टम जो आता है वो आने के पहले वायरस, और एक बार आने के बाद ये दूसरे जो सराउंडिंग में जो भी आपके जानवर हैं उनको इन्फेक्ट करता है। तो हम लोगों के जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है उसमें हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो इनडायरेक्टली या घुसता है पहले और उसके बाद ये डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट कहने का मतलब है कि अगर हर्ड में 100 सूअर है तो 100 सूअर एक साथ रह रहे हैं तो उनके रिस्पिरेशन से, उनके खाने पीने से सब ये जानवरों में जाता रहता है। कि अगर माँ को है तो जो बच्चा उनसे पैदा होगा उस समय उनको भी ये बीमारी हो जाती है। तो ये सब 2-3 तरह से बीमारी आपके फार्म में आता है। बड़ा खतरनाक बीमारी है। एक बार यह बीमारी देखिए, फार्म का जो बिजनेस है उसमें करीब 95 से 100% तक होने का खतरा है। और एक बार जब वहाँ इन्फेक्शन हुआ तो 60 से 70% तक जानवर मरते हैं। मतलब ये रिकॉर्ड है, मतलब 60 से 70% जानवर अगर आपका मर जाए तो समझिए फार्म एक तरह से खाली हो जाता है। और उससे जो लॉस होगा, 100 किलो का कोई जानवर है अगर सूअर है वो मर जाए तो समझिए उससे कितना लॉस होगा। और डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये बीमारी आती कैसी है, तो हमारे किसान भाई अब पहचानेंगे कैसे कि ये बीमारी हमारे पशुओं को हो गई है या उनके पशुओं को हो गई है? हाँ, तो पहचानने का जहाँ तक सवाल है, प्राइमरी तो अपने ही देखना पड़ता है कि सचमुच में, बाद में आपको कोई वेटनरियन पशु चिकित्सा आपकी मदद करेंगे, लेकिन पहले तो आपको अपने खुद ही देखना होगा कि स्वाइन फीवर तो नहीं हो गया। तो सूअर पालन में जो लोग इसमें हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कैसे पहचानेंगे कि ये स्वाइन फीवर है। तो आप पहले देखिए कि जानवर में कोई बहुत ज़्यादा तो बुखार नहीं है, जो उच्च ताप कहते हैं, उच्च ताप, कहीं उच्च ताप का तो नहीं है। अगर उच्च ताप है तो फिर उसमें और क्या है, रिस्पिरेशन में, सांस लेने में तो दिक्कत नहीं हो रही है। उनका आँख में देखिए, आँख में कोई अगर रेडनेस हो गया एकदम, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं हम लोग, तो अगर कंजक्टिवाइटिस है तो आप समझ लीजिए कि फिर उसके नीचे देखिए एब्डोमेन में जो पेट होता है, पेट देखिए, तो पेट में एक बड़ा अच्छा लक्षण दिखता है वहाँ, वो गोल गोल रेड आकार का वो वहाँ दिखेगा आपको। अगर वो एब्डोमेन में अगर उस तरह का आकार का दिखता है, रेड पैचेज हम लोग कहते हैं, तो रेड पैचेज अगर दिखता है तो आप ये समझ लीजिए कि उस समय ज़्यादा आप चांसेस रखिए कि स्वाइन फीवर है। तो इस बीमारी के लक्षण को देखते हुए अगर आपको कुछ अंदाज़ा होता है तो आप पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। अब बात करते हैं कि जब बीमारी हुई तो इसको हमारे किसान भाई बचाएं कैसे, जो उनके पशु हैं, सूकर हैं, उनको इन बीमारी से बचाया कैसे जाए, वो क्या उपाय करें कि उनके सूकर को ज़्यादा हानि हो? नहीं हो, अब हानि नहीं हो, हानि तो है ही। तो बचाने का एक ही उपाय है कि वैक्सीन देते हैं इसका। ये वैक्सीन हमें हर जगह मिलता है, और जहाँ भी आप देखिएगा जो जानवरों के दवा बेचने वाली दुकानें हैं सब जगह मिलता है ये, और हर साल लगाना पड़ता है। तो एक तो ये है कि हर साल अगर आप वैक्सीनेशन करा रहे हैं, ठीक से वैक्सीनेशन करा रहे हैं, तो एक तो बीमारी होगी नहीं। और हम समझते हैं कि वैक्सीनेशन से हम लोगों ने करीब 90% से ज़्यादा हम लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। खास तौर पर स्वाइन फीवर सूकर पे होता है, इसीलिए जो भी हमारे किसान भाई सूकर पालन करते हैं वो आज की जानकारी से लाभान्वित हो सकते हैं। और डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समझ गया ना? धीरे-धीरे इसी तरह वो सफल बन जाएंगे। ठीक है। और हमारे जो किसान भाई हैं वो भी पूरी तरह से समझ गए हैं, अच्छी तरह से समझ गए हैं कि स्वाइन फीवर से किस तरह से हम सूकरों को बचा सकते हैं, और अगर स्वाइन फीवर हो जाए तो उसके लिए हम क्या करें। तो अब झुमकी बहन, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अजी पहले लिए चलते हैं अपने दर्शकों को IMD पुणे। हाँ, तो चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहेंगे। हवा उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी।
आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान गेहूं फसल की कटाई कर चुके हैं वो काटे गए फसल की जल्द से जल्द थ्रेसिंग कर भंडारण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वो फूल गोभी, बंदा गोभी, भिंडी, बैगन और मिर्च की अविलंब बुआई या रोपाई करें। रबी फसल की कटाई के बाद अगर मिट्टी में नमी हो तो खेत की जुताई करके छोड़ दें, पाटा नहीं चलाएं। चलिए, IMD पुणे से भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली। और किसान भाइयों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो चलते चलते हम आपको अपना पता बताना चाहेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, जो कि आप नहीं लिखते हैं। लिखना मत छोड़िए, क्योंकि आपके खतों से हमें बल मिलता है। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।